चलिए देखिए, हाँ बैठ जाइए जल्दी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जहाँ पर मुख्यतया 3 प्रकार के वो सिद्धांत हैं जिनका सभी विद्वानों ने उपयोग किया है। मानव भूगोल के सिद्धांतों का अभिप्राय ये हो गया कि भाई जो भी भूगोलवेता जब मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन पढ़ता है, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, बाइक पे किसने की छोड़ दी अपनी? अब वो बाइक तो है नहीं, की बची है बस। ऐसे लापरवाही मत करिए। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन का मतलब हो गया कि जब आप मानव भूगोल की बात करते हैं तो जो दृष्टिकोण, जो विजन विद्वानों का रहता है, उसके हिसाब से ही इस संबंध का अध्ययन करना है। और इसको लेकर के जितने भी विद्वानों ने बातें की हैं उन सबको इन 3 सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना? 3 प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक आपने जनरली जो बात करते हैं वो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत सभी प्रकार की धरातल पर पाए जाने वाले जो कारक होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब हो गया कि धरातल पर या पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक कारक, बायोटिक और अबायोटिक प्रकार के जितने कारक हैं, ये सभी कारक परिवर्तनशील रहते हैं। प्रत्येक क्षण उनमें गतिशीलता यानी परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसमें इस प्रकार का जो समर्थन है वो ब्लाश महोदय ने भी किया है, हम्बोल्ट महोदय ने भी किया है, और जीन ब्रुन्स की तो डिटेल की बात हम कर ही लेते हैं कि जीन ब्रुन्स महोदय ने इस प्रकार की क्रियाशीलता को लेकर के अपनी व्याख्या में उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की क्रियाशीलता, जहां पर एक तो भौतिक प्रकार की शक्तियों की क्रियाशीलता यानी फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनमें किस प्रकार की परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता रहती है, इसके भी संदर्भ में एक तो प्लेनेटरी ग्रहीय प्रकार की जो परिवर्तनशीलता होती है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाली समस्त परिघटनाएं सदैव क्रियाशील एक्टिव रहती हैं, परिवर्तनशील रहती हैं, दिन रात का बनना और तापमान का, वायुदाब का, हवाओं का, समस्त प्रकार की घटनाएं जो होती हैं उनको हम प्लेनेटरी प्रकार के चेंजेस कहते हैं। उसी तरीके से एक पृथ्वी का जो गुरुत्वीय प्रभाव है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, हर क्षण बिना कोई भी समय, जिसमें बिना कोई भी इस तरीके का एक भी क्षण ऐसा नहीं आता है कि पृथ्वी अपने इस ग्रेविटी के प्रभाव को कभी रोकती हो। अर्थात इस पृथ्वी और उसके समीपवर्ती जो कोई भी कारक हैं वो सदैव या हमेशा इस प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, हमेशा वह ग्रेविटी को फील करते रहते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हर प्रकार की घटनाओं को परिवर्तित और क्रियाशील रखने में मदद करता है। वहीं पर आपने एक कारक जो बता दिया वो यही कि जो सौर ऊर्जा है यानी सूर्य की ऊर्जा, ये जैविक और यानी पादप और जीवों को सदैव, जो वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उनके लिए सदैव ऊर्जा का, उनके ग्रोथ करने का कारण बनती हैं। अर्थात उनको सदैव यह परिवर्तित करती रहती हैं, सदैव विकसित करती रहती हैं। और इस प्रकार का, इस तरीके से जैविक शक्तियों को लेकर के जहां पर जीन ब्रुन्स महोदय विभिन्न रूपों में व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, वहीं पर भौतिक शक्तियों को लेकर के परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, वहीं पर जैविक शक्तियों के भी, जिसमें पादप और जो जीव होते हैं यह सदैव स्वयं भी परिवर्तित होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं और वातावरण में भी परिवर्तन करते रहते हैं, है ना? हर क्षण इनमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। और तीसरा, चूंकि मानव पर्यावरण के संबंध की बात कर रहे हैं तो मानव में भी सदैव ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं, मानव शक्तियां भी हमेशा अपनी क्षमता से परिवर्तन लेकर के आती रहती हैं। और चूंकि इनके बौद्धिक क्षमता और कार्य क्षमता, इनका सामर्थ्य भी नियमित रूप से निरंतर रूप में बढ़ता जाता है और उसी क्षमता के अनुसार वातावरण के साथ यह लगातार अपना इंटरेक्शन करते हुए अपने एक्टिविटी या परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और कर ली जाती है कि जीन ब्रुन्स महोदय का वो कथन जिसमें उन्होंने कहा यह मानव तभी अकर्मण्य हो सकता है जब इसे यह भौतिक विश्व निष्प्राणित कर
मोहदे, अर्थात डेथ जब तक मानव की नहीं होती है तब तक वह एक्टिव रहता है, हमेशा उनमें क्रियाशीलता पाई जाती है। ठीक है ना। वहीं पर दूसरा प्रकार का महत्वपूर्ण सिद्धांत जब हम लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यानी एकता का सिद्धांत, जिसको लेकर के कई विद्वान, जिसमें हम्बोल्ट महोदय भी हैं, ब्लाश भी हैं, रेडजेल भी हैं और जीन ब्रुन्स भी हैं, ये सभी ये कहते हैं कि न केवल भौतिक कारकों में आपस में एकता पाई जाती है, अर्थात चाहे भूआकृतिक प्रकार की घटनाएं हों, यानी पृथ्वी के भूपटल पर एंडोजेनेटिक फोर्सेज और प्रोसेस हों, यानी अंतर्जात बलों के द्वारा होने वाले प्रक्रम, और चाहे उनसे संबंधित बनने वाले बल हों, उसके प्रभाव से भूपटल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, स्थलाकृतियां बनती हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो जैसे इस प्रकार के विवर्तनिकी घटनाएं, टेक्टोनिक प्रकार के फिनोमेना, अर्थात विवर्तनिकी प्रकार की घटनाएं संपन्न होती हैं, उसके परिणामतः ऊंचे उठे हुए अथवा धसे हुए भूभागों का निर्माण भूपटल पर होता है। जब यह कोई भाग ऊंचा उठ जाता है तो उस पर रनिंग फ्लो वाटर, अर्थात ऊपरी सतह पर बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के द्वारा भी व्यापक रूप में काट-छांट की जाती है। और व्यापक रूप में जब यह काट-छांट होती है तो ऐसी स्थिति में इस काट-छांट के परिणामतः उसमें इरोजनल प्रोसेस और डिपोजिशनल प्रोसेस, अर्थात अपरदनात्मक प्रकार तथा निक्षेपणात्मक प्रकार के वहां पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, जिसे आप डेनुडेशनल प्रोसेस एंड डिपोजिशनल प्रोसेस कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाती हैं? ये दोनों बहिर्जात प्रक्रम, यानी जिसे आप एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या फोर्सेज कह रहे हैं। तो जहां पर आंतरिक बल भूपटल पर व्यापक इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, वहीं पर बहिर्जात जो प्रक्रम होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो होते हैं, अपने डेनुडेशनल और डिग्रेडेशन, अर्थात अनाच्छादनात्मक या कटाव की क्रियाओं के आधार पर आकृतियां परिवर्तित करते रहते हैं, और वहीं पर इसी प्रकार से उनसे प्राप्त होने वाला मलबा यथास्थान पर डिपॉजिट होता है, जिनसे बनने वाली आकृतियां डिपोजिशनल या निक्षेपणात्मक प्रकार की आकृतियां कहलाती हैं। तो सीधा सा मतलब यह है कि चाहे आंतरिक बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनने वाली संपूर्ण प्रकार की आकृतियां हों, या चाहे इसी तरीके से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बनने वाली आकृतियां, वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और ये साइक्लिक प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। उत्थान का परिणाम अवसान होता है, अर्थात कोई भी अपलिफ्टेड जो भूभाग होगा वो इरोजनल सरफेस के रूप में आखिरकार वह समतल हो जाएगा, अपर्दन सतह के रूप में वह समतल हो जाएगा और अंतर्जात बलों के प्रभाव से उसमें वापस से उत्थान हो जाएगा। ठीक है। तो आंतरिक बल, बाह्य बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज लगातार हमेशा एक कलेक्टिव वे में टोपोग्राफिकल प्रकार की दशाओं को निर्मित करते हैं। स्थलाकृतिक प्रकार की दशाओं के निर्माण के लिए यह एकता से संबंधित या यूनिटी से संबंधित घटनाओं को श्रेय दिया जाता है। तो हर प्रकार की एकता, और तो और मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप भी आपने बात की कि उनके द्वारा भी जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनमें भी आपस में कहीं ना कहीं एकता का भाव होता है। चाहे आप मानव के द्वारा प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक प्रकार के आर्थिक कार्यों की बात करें, या चाहे मानव के द्वारा द्वितीय प्रकार की सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करें। प्राइमरी एक्टिविटीज प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके जो सबसिस्टेंस, जीवन निर्वाह संबंधी कार्य किए जाते हैं, उसके आधार पर वह अपना संपूर्ण सामाजिक आर्थिक कार्य उसी हिसाब से निर्धारित करते हैं। वहीं पर जो जिसके पास जैसी तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का स्तर है, जो जिस मानव समूह की सामर्थ्य है, क्षमता है, उसी के अनुरूप वह प्राकृतिक संसाधनों को अपने आवश्यकता अनुसार परिमार्जित करके, मॉडिफाइड करके उनको और अधिक उपयोगी बना करके काम लेने लगता है। इस प्रकार की प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या विनिर्माण क्रियाएं कहते हैं। और एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, अर्थात हर प्रकार की विनिर्माण प्रकार की प्रक्रिया उद्योग या इंडस्ट्री से संबंधित होती है। और यही आर्थिक क्रिया जो होती है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज अर्थात द्वितीयक प्रकार की क्रिया कहलाती है। तो प्राथमिक प्रकार की क्रियाओं के ही आधार पर द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और आपस में कनेक्ट करके, आपस में जोड़ करके जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपनाया जाता है, जिसके आधार पर परिवहन या यातायात के विकास की आप बात करते हैं, इसी प्रकार से व्यापार ट्रेड की बात करते हैं, यह प्राथमिक और द्वितीय कार्य करने वाले लोगों को आपस में संपर्क में रखने वाला काम तीसरा प्रकार का काम होता है। इसी तरीके से चौथी और पांचवी प्रकार की क्रियाएं जो कि क्रमशः शोध से संबंधित होती हैं या अच्छी सलाह से संबंधित, जो अपनी जिस तरीके से एडवाइस देकर के, चाहे लीगल एडवाइजर हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर हो, या चाहे अन्य प्रकार के कोई भी आर्थिक सलाहकार जैसे यानी इकोनॉमिक एडवाइजर हो, अपनी सलाह के माध्यम से जो आय अर्जन करते हैं जिसे क्वाइनरी या पंचम प्रकार की आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समस्त प्रकार की हर प्रकार की क्रियाएं सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं में भी परस्पर यूनिटी होती है। आप आइसोलेटेड रूप में, अलग थलग रूप में किसी भी प्रकार के मानव के कार्य का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और ये जो आर्थिक
कार्य हैं। अब आप चाहे कृषि कार्य की बात भी कर लीजिए, प्राथमिक प्रकार के कार्य में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अगर आप लेते हैं तो इसमें जलवायु का प्रभाव मानव के कृषि कार्य पर पड़ना, वो तापमान को, वो वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को जब तक वह प्रॉपर वे में नहीं कंसिडर करेगा तब तक वह कृषि कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से भू आकृतिक दृष्टि से वह नदी के जल, उपजाऊ मिट्टी और मैदानी भाग के स्वरूप को नहीं देखेगा तब तक वो कृषि कार्य नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मानव का कृषि कार्य भू आकृतिक दृष्टि से अर्थात जियोमॉर्फिक दृष्टि से और क्लाइमेटोलॉजिकल दृष्टि से भी दोनों का अपना महत्व होता है। यानी मानव के संपूर्ण प्रकार के कार्य हों या चाहे भौतिक प्रकार के कारकों के कार्य या क्रियाएं हों, इन सब में आपस अलग से भी एकता होती है और आपस में भी एकता होती है। भौतिक कारकों की एकता जिसे टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता कहा गया, वहीं पर मानवीय क्रियाकलापों की एकता, इनको मिलाने के बाद इसे यूनिवर्सल यूनिटी या सार्वभौमिक एकता के रूप में कहा गया। अर्थात आप जब भी मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन या मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, अशोक ध्यान इधर रखना पड़ेगा, ध्यान रखिए इधर, इस प्रकार का जो भी काम करते हैं उसके तहत आप ये संपूर्ण प्रकार के अध्ययनों में ये दृष्टि आपको हमेशा एक्टिव रखनी पड़ेगी कि यहां पर एकता के भाव से ही आपको संपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत करनी है। इसीलिए दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत एकता का सिद्धांत माना जाता है। वहीं पर तीसरा सिद्धांत जो है जिसे प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी यानी क्षमता का सिद्धांत, कार्य क्षमता का सिद्धांत, कार्य क्षमता के सिद्धांत को ही वातावरण समायोजन का सिद्धांत भी कहा गया है। अब वातावरण समायोजन का मतलब यही है कि जैसे जैसे मानव में क्षमता, तकनीकी ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह प्रतिकूल प्रकार की प्राकृतिक दशाओं में भी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन करके अपने रहने लायक या अपने सामाजिक आर्थिक कार्य करने लायक दशाओं को उत्पन्न कर लेता है। अर्थात एडवर्स कंडीशंस में भी वह अपनी एक्टिविटीज को संपन्न कराने की स्थिति पर आ जाता है जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। सामान्य रूप में जब उसके क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी प्रारंभिक या प्राचीन कालीन मानव की, तो वातावरण या प्रकृति उसको जिस तरीके की सुविधा दे रही थी उसी सुविधा के हिसाब से वो अपना काम चला रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने खाल के रूप में कपड़े का निर्माण या कपड़ा पहनना शुरू कर दिया तो फिर वह सर्दी से भी बचाव की तरकीब उसने सीख ली। आग जलाना सीखा तो उसने जंगली जानवरों से लड़ना, भोजन को पकाना तथा वह सर्दी से अपने आप को बचाव रखने की तरकीबें सीखने लगा। जैसे जैसे जो क्षमता विकसित होती चली गई वैसे वैसे अभी तक वह प्रकृति से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री, फल आदि से अपना पेट भर रहा था। लेकिन अब आगे चल करके जब उसका ज्ञान और उसकी कार्य क्षमता ने उसे प्राकृतिक की जगह पर कृत्रिम प्रकार से यानी अपने प्रयासों से ऐसे फलों को पालतू बना करके और उगाना सिखा दिया, तो फिर धीरे धीरे करके जहां पर उसे ऐसे खाद्य सामग्री, फल नहीं भी मिल रहे थे उन स्थानों पर भी उसने इस प्रकार का कार्य करके अपना जीवन निर्वाह की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया। इसका मतलब जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वह वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हुए वहां पर रहने लगता है। एडजस्टमेंट का मतलब इतना ही है, अगर वह वातावरण के साथ रह पा रहा था तब तक तो वह रहता था और फिर जब उसको लगा कि वह वहां नहीं रह सकता है तो उस स्थान को छोड़ देता। लेकिन जैसे ही उसकी क्षमता विकसित हुई वैसे ही अब उसने कुछ संशोधन कर दिया और फिर उसके साथ ही उसने घने प्रेरीज जैसे, स्टेपीज जैसे घने वन क्षेत्रों को साफ करके वहां पे कृषि भूमि, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड आप कहते हैं आज, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं आप, उनको उसने उत्पन्न कर दिया। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इस प्रकार के ऐसे वातावरण समायोजन की प्रक्रिया को भी यानी मानव द्वारा वातावरण में किए जाने वाले परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं और क्षमता के अनुसार होते रहते हैं। इस बात को भी मानव पर्यावरण के संबंधों में हमेशा उनको भी ध्यान में रख करके ये सारा कार्य किया जाना चाहिए। इन तीन प्रकार के सिद्धांतों को हम सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य सिद्धांत के रूप में लेते हैं।